जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो हम आप लोगों का नोटिफिकेशन जैसा आ गया है, हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूल विधि का भाग 9, जिसमें हम लोग बीएनएस की कुछ धाराएं पढ़ेंगे। इसमें मैंने एक चीज नई ऐड कर दी है आपकी इसमें जो मूल विधि के सेक्शन में, कि मूल विधि में क्या करेंगे, अब हम लोग रिवीजन वाला सिस्टम स्टार्ट कर दे रहे हैं। यानी कि हम लोग जब क्लास अगली लेंगे उससे 2 पिछली क्लासों का क्विक रिवीजन करेंगे तेजी में, क्योंकि मूल विधि में आपके रिवीजन बहुत ही जरूरी चीज है। आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे चीजें तो भूल जाएंगे। इसलिए एक कम से कम एटलीस्ट 2 बार तो हम रिवीजन करवा देंगे, 1-2 बार आप पढ़ लेंगे, वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। तो आज हम लोग क्या करते हैं, मूल विधि भाग 7 जो पढ़ा था उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। उसमें मैंने पढ़ा था आईपीसी की जगह जैसे कैसे बीएनएस आया। आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता, इसकी जगह कैसे भारतीय न्याय संहिता आया। तो देखिए आईपीसी कब बना था, देखिए पहले समझते हैं आईपीसी बना कब था। तो 1833 का नियम था आपका। कौन सा नियम था 1833 का? भारत का जो नियम था 1833 का चार्टर एक्ट, सॉरी 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत 1834 में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। हम इसलिए पढ़ाते हैं कि अगर किसी का आपको बैकग्राउंड पता होगा, पृष्ठभूमि उसकी पता होगी, तो वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। तो 1834 में मैकाले के अध्यक्षता में क्या है, विधि आयोग का गठन किया गया था। इसी विधि आयोग की रिपोर्ट के तहत क्या आईपीसी बना था। कब बना था? 1860 में। लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1862 में। तो जब हमारा पारित होता तभी मानते हैं। तो आईपीसी कब का है? 1860 का है। अब भाई ये 1860 का कानून था। तो लोग ये कह रहे थे कि हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन अंग्रेजों को कानून से अभी तक हमें आजादी नहीं मिली है। तो इस चीज को लेकर बहुत लोग विरोध करते थे कि हमें ये क्या है, कानून बदलने की जरूरत है। इसके अलावा क्या है कि अब क्राइम का तरीका भी बदल गया था, काफी सारी चीजें नई आ गई थी क्राइम में, तो वो भी हमें चेंज करनी थी। तो इसलिए क्या है, आईपीसी को और सीआरपीसी को बहुत टाइम से मांग बढ़ रही थी इसको बदलने के लिए। तो इसी के आधार पर ये चीजें बदली गई है। तो देखिए ये आईपीसी को इसकी जगह क्या बना जाके बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसका एक्ट नंबर पूछ ले कितना है? 45। अधिनियम संख्या कितना है? 45 है। लागू कब से हुआ मैंने बताया था? 1 जुलाई 2024 से। पारित कब हुआ था? 25 दिसंबर 2023 में पारित हुआ। इसीलिए इसको कानून क्या कहते हैं? 2023 का कानून कहते हैं। ठीक है। और इसमें धाराएं कितनी थी बीएनएस में? पहले आईपीसी में 511 थी, इसमें 356 बची हैं। ये हमारा हो गया आईपीसी का। सीआरपीसी का समझते हैं। देखिए सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता। ये कब की है? 1974 की, 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुई थी। इसके बाद क्या है कि इसकी जगह बीएनएसएस बना जाकर। बीएनएसएस में क्या है आपका प्रावधान, इसमें इसका मतलब इसका जो नया नाम हो गया वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। एक्ट नंबर क्या है बीएनएसएस का आपका? बीएनएसएस का एक्ट नंबर पूछा, अधिनियम नंबर तो आपका 46 है अधिनियम नंबर। वही पारित होने की सेम डेट है 25 दिसंबर 2023। लागू होने की भी सेम डेट है, एक क्या है आपकी लागू होने की डेट? 1 जुलाई 2024 के आपके लागू होने की डेट है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीएसए, भारतीय साक्षर नियम। तो जो भारत में भारतीय साक्षर नियम चल रहा था वो 1872 में चल रहा था। उसके जगह पे अभी जो नया आया वो 2023 में आया है। ओके। उसका एक्ट नंबर क्या है? इसका बीएसए का जो एक्ट नंबर है वो है 47। हो गया आपको याद इतना ही। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोगों ने पहली 7वीं क्लास में ये बात किया था कि बीएनएसएस में क्या नए प्रावधान जोड़े गए। और ये मैं बता दूं सबसे मस्ट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आईपीसी से जो बीएनएस बना है उसमें क्या नया संशोधन किया गया, क्या नया जोड़ा गया है या क्या हटाया गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए बीएनएस में कौन से प्रावधान जोड़े गए, पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो धारा 69 जोड़ी गई, 69 धारा क्या है? 69 जैसे शादी का झांसा देकर जो है मैथुन करना, एक प्रकार से जो है फिजिकल होना किसी के साथ, वो उसको इसमें जोड़ा गया है। किसमें? नए जो प्रावधान उसमें जोड़ा गया। यानी शादी का झांसा देकर किसी महिला के साथ में आप जैसे यौन संबंध बनाते हैं तो वो क्या है? अपराध है और बाद में हम कर जाते हैं। 103(2) देखिए 103(2) में क्या है? हेट क्राइम है। हेट क्राइम जैसे आपने देखा होगा कि किसी मतलब जैसे अभी पालघर का एक मामला था, जिसे मतलब बाबा को कुछ समुदाय के लोगों ने मारा था। कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति को जाति आधार पर या धर्म के आधार पर या किसी अन्य आधार पर एक घृणा के भाव से उसको मतलब जान से मार देना उसको। 103(2) में 103 में क्या है? हत्या के लिए दंड है। 103 में क्या है?
मतलब ऐसे मामलों में, यानी हेड जो मर्डर है उन मामलों में दंड है। 103 तो समझ में आ गया। 111 देखिए क्या है। 111 क्या है, सिंडिकेट अपराध जो होते हैं, यानी कि जो एक प्रकार से कहते हैं ना कि टीम बना के जो कार्य किए जाते हैं उन्हें भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, समझे। तो 111 में क्या सिंडिकेट क्राइम है। सिंडिकेट क्राइम का मतलब जो है जो लोग मिल के कार्य करते हैं, जैसे हाँ संगठित अपराध, सॉरी संगठित अपराध, ठीक। 111 में क्या है, संगठित अपराध। 112 में साधारण संगठित अपराध, ठीक है। और 113 में क्या है, 113 में आपको बता देता हूँ, देखिए 113 में आतंकवाद को जोड़ा गया है। मैंने जब पढ़ाया था तो बाकायदे धारों को बाकायदा पूरा अच्छी से एक्सप्लेन किया था कि आतंकवाद के लिए और कौन कौन से कानून है। यूएपीए कब का, 1967 का है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये आपके आतंकवाद के लिए कानून है। और अभी कौन सी धारा, आईपीसी में पहले नहीं थी कोई भी धारा, अभी नई धारा जोड़ दी गई। कौन सी जोड़ दी गई, 113 जोड़ दी गई। आप जब पिछले क्लासों को देखेंगे तब इसमें रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। 226 धारा, देखिए जैसे आप लोग क्या है कि मान लीजिए सपोज करो आप दरोगा कल को बन जाओगे, आप किसी को गिरफ्तार करने गए, वो कह रहा है कि तुम मेरे पास आए तो मैं आग लगा लूंगा, या थाने पे अक्सर होता है कि थाने पे लोग आ जाते हैं, मैं आग लगा लूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। यानी कि कोई लोक सेवक अपना कर्तव्य कर रहा है, उसे कर्तव्य को रोकने के लिए आत्महत्या का एक प्रकार से प्रलोभन वो देना, प्रकोपन देना कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो ये किसमें दो जोड़ दिए हैं, 226 के तहत क्या है, ये दंड है, यानी कि लोक सेवक के कार्य में क्या है, बाधा है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद हमने बताया धारा 4 में, धारा 4 में नए प्रावधान जोड़े गए। पहले दंड मिलता था 5 प्रकार से, ठीक है। 5 प्रकार में कौन कौन मैंने बताया था। एक तो पहले आपका हो गया मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास। कारावास में 2 प्रकार के बताते हैं, एक साधारण कारावास, एक साश्रम यानी कठोर कारावास। फिर इसके बाद मैंने बताया था क्या इसमें आ जाएगा आपका, इसमें जुर्माना आ जाएगा और संपत्ति की जब्ती आ जाएगी। ये 5 प्रकार के पहले दंड थे। 6वां दंड इसमें जोड़ दिया गया सामुदायिक सेवा। क्या जोड़ दिया गया, सामुदायिक सेवा जोड़ दी, किसमें, धारा 4 में ऐड कर दिएगा। अब कितने प्रकार के दंड हो गए, 6 प्रकार के हो गए। अब फिर बात करते हैं धारा 356 और 195। देखिए इसमें क्या है, 195 एक है, यानी ये किसी की इमेज खराब करने के लिए आप क्या है, गलत प्रकार से वो कर रहे हैं आप, देखिए भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। 356 क्या है, किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उसकी इमेज खराब कर रहे हैं तो 356 का आप अपराध कर रहे हैं। यदि देश के खिलाफ यदि भ्रामक खबरें फैला रहे हैं तो आप 195 एक का अपराध कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे इन मामलों में खैर आम पब्लिक से ज्यादा तो है, मतलब वैसे लोग जो राजनीति में जो होते हैं वो लोग ज्यादा वो करते हैं, ठीक है। 356 और 195 फर्स्ट, ठीक है। तो 356 में क्या है, किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है मतलब हेड स्पीच, मतलब एक प्रकार से जो है भ्रामक खबरें फैलाना। और 195 में क्या है, देश के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाना, इसके दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 152 में, 152 की भाषा परिवर्तन किया गया। 152 क्या धारा हम समझते हैं इसको जरा, देखिए पहले हमारी धारा थी 124A, 124A थी, 124A थी राजद्रोह आईपीसी में। अब इसको किसमें कर दिया गया, 152 में, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, देशद्रोह। राजद्रोह का क्या हो गया, देशद्रोह। किसमें हो गया, 152 में। 152 के बाद हम लोग बात करते हैं 106 भी सजा परिवर्तन हो गया। देखिए 106 धारा पहले है क्या, ये समझिए। 106 धारा है कि लापरवाही में दुर्घटना करके यदि कोई मृत्यु कर देता है, कारित कर देता है, जैसे एक्सीडेंटल मामला हो गया, तो लापरवाही में कोई गाड़ी चला रहा हो, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें सजा पहले कितनी थी, 2 साल थी सजा। अभी कितनी कर दी गई है, 5 साल कर दी गई है। लेकिन एक प्रावधान क्या है अभी इसमें, जो डॉक्टर होगा उसके लिए भी सजा कितनी है, डॉक्टर के लिए भी सजा 2 साल ही है, याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग अगले की बात करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर श्रेणी पर जुर्माना। अब इसमें एक और चीज समझिए, देखिए यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो पहले क्या था, एक दंड था, जैसे मान लो 10,000 का दंड है, आप 10,000 का नुकसान करो सार्वजनिक संपत्ति का, 1 लाख का नुकसान करो सार्वजनिक संपत्ति का, आपका दंड अगर 10,000 का, तो 10,000 ही लिया जाएगा, चाहे आप 1 करोड़ का नुकसान कर दो। अभी ये चीज अपडेट कर दी गई है कि अब आप जितना नुकसान करेंगे उसी आधार पर जो है आपसे जुर्माना लिया जाएगा। यदि आपने 5 करोड़ का नुकसान किया तो 5 करोड़ का आपसे जुर्माना लिया जाएगा, यानी श्रेणी पर जुर्माना लगा दिया गया है। छोटा अगर नुकसान करो तो छोटा जुर्माना, बड़ा नुकसान करो तो बड़ा जुर्माना। ये क्या प्रावधान कर दिए गए, बीएनएस ने ये प्रावधान कर दिए गए, ठीक है।
इसके बाद क्या, अनिवार्य न्यूनतम सजा। यदि कोई क्राइम हुआ है, चाहे छोटा सा भी क्राइम हुआ हो, उसमें अनिवार्य न्यूनतम सजा दी जाएगी, चाहे सामुदायिक सेवा ही सजा आपको क्यों ना दी जाए। सामुदायिक सेवा का मैंने मतलब बताया था कि जैसे चिकित्सीय सहायता किसी को प्रदान करना, या मान लीजिए कि वृद्ध आश्रम में लोगों की सहायता करना, ये क्या है, सामुदायिक सेवा है। तो न्यूनतम सजा का प्रावधान जोड़ दिया गया इसमें। पहले क्या था कि न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर छोड़ सकते थे किसी को, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया कि आपको न्यूनतम सजा देनी ही है। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कौन से प्रावधान हटाए गए थे। पहले क्लास में जो प्रावधान हटाए गए थे उनकी भी मैंने बात की थी, खैर इसमें नोट डाउन नहीं कर पाया, मैं आपको बता दूं। देखिए प्रावधान कौन कौन से हटाए गए थे जो हम लोगों ने बात पढ़े थे। बाद में आप लोग देखिए धारा 370, ठीक है, धारा 498, ठीक है, ये जो वाद थे, ये जो चीजें मतलब थी, जैसे 370 क्या था, अप्राकृतिक मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन। और इसके लिए बात करते मैंने एक बात भी बताया था, कौन सा बताया था, नवतेज सिंह जौहर बात मैंने बताया था 2018 का। कौन सा बात था, नवतेज सिंह जौहर, नवतेज सिंह जौहर, मैंने बताया 2018 का बात था, ठीक है। तो नवतेज सिंह जौहर बाद में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अप्राकृतिक मैथुन का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति अपनी सहमति से यदि कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो प्राकृतिक तौर पे सही नहीं है, यानी प्राकृतिक उसको अलाउ नहीं करती है, ठीक है। जैसे अब इन चीजों को आप थोड़ा समझ सकते हैं, आप लोग एज के हैं, तो अब अप्राकृतिक मैथुन को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया, धारा को ही खत्म कर दिया। फिर ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं 498 में क्या था हमारे, 498 में हमारा था वो जार कर्म। क्या था, जार कर्म। जार कर्म क्या होता था ये समझिए। जार कर्म में ये प्रावधान था यदि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ में अगर सेक्सुअली एक्टिविटीज में आता है, उसके साथ फिजिकली होता है, तो जार कर्म में ये था उस पुरुष को, महिला को सजा नहीं मिलती थी, उस पुरुष को सजा मिलती थी। तो जिसके खिलाफ हमारे एक जो व्यक्ति हैं, जैसे रुस्तम मूवी आपने देखी होगी, जो मूवी वो बनी है वो इसी एक बात पे बनी हुई। कौन सा बात था, जोसेफ साइन, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, साइन बनाम भारत संघ। ये कब का था बात, ये भी 2018 का बात था। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को किसको 498 का कर दिया, निरस्त कर दिया था। तो ये भी धारा हट खत्म हो गई है, बीएनएस में ये धारा नहीं है जार कर्म, ठीक है। इसके बाद सॉरी 497 जार कर्म, ठीक है, 497 धारा क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके बाद 310 में क्या था, ठगी। अब ठगी को भी खत्म कर दिया गया। तो ये तीन धाराएं क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। कौन कौन से प्रावधान जोड़ दिए, ये जोड़ दिए गए। ये मैंने पहले क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं, कौन कौन से प्रावधान हटाए गए हैं। बीएनएस आईपीसी से बीएनएस में क्या परिवर्तन हो गए, ठीक है। सीआरपीसी से बीएनएस कब आया, कितनी धाराएं हैं, ये मैंने बताया था आपको, बताया था कौन कौन एक्ट नंबर है, ये मैंने आपको इसमें 7वीं क्लास में बताया था। ये आज आपका रिवीजन हो गया पूरा। हम लोग अगली क्लास का रिवीजन करते हैं, 8वीं क्लास का देखते हैं। 8वीं क्लास में क्या क्या हमने पढ़ा था उसके हम लोग आज रिवीजन करते हैं। देखिए 8वीं क्लास में जो हम लोग चीजें पढ़ी थी, हमने धारा 1 पढ़ी थी। धारा 1 में मैंने बताया था क्या होगा, आपका जो एक नाम है पूरा संपूर्ण नाम, यानी पूरा उसका नाम, जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023, तो आपका नाम उसमें होगा, कब से लागू होगा वो उसमें डेट होगी, यानी 1 जुलाई 2024 से, और किस क्षेत्र में लागू होगा, तो संपूर्ण भारत में ये लागू होगा। और समुद्र, भारत के जो समुद्री क्षेत्र है उसमें 12 नॉटिकल मील तक जो होता है, जो जिसमें हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र, वहां तक ये लागू रहता है, ठीक है। आप याद रखिए कोई भी भारतीय कानून होगा वो भारत के तटीय क्षेत्र से 12 किलोमीटर और अंदर तक, समुद्री मार्ग तक, जहां तक जिसे बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, वहां तक ये कानून लागू होंगे। तो ये धारा 1 में था। धारा 2 में मैंने बताया था कि परिभाषाएं दी होती है, क्या दी होती है, परिभाषाएं। तो धारा 2 की परिभाषाएं मैंने आपको विथ लॉजिक याद करवाई थी। अब मैं एक एक करके फिर याद करवा देता हूँ आपको। देखो धारा 2 3 से क्या बन गया, बालक, आपका 3 अक्षर का, ठीक। धारा 2 4 का मतलब फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब क्या था तुम्हारा, कपट पूर्वक, ठीक। फोर्जरी हो गया तुम्हारा कूटकरण, सॉरी कूटकरण हो गया, ठीक है, फोर्जरी
2 4 मैं बताया 4 से 4 4 मतलब फोर्जरी कूटकर्ण। फिर इसका हमने धारा कौन सी पढ़ी थी, धारा 221 कौन पढ़ी थी, 221 21 में मैंने क्या बताया था आपको, जंगम संपत्ति। ठीक है, मैंने बताई थी कि आप क्या है इसमें, जंगम संपत्ति। इसके बाद धारा 228 मैंने बताया था इसको, 21 से 28 एज होती है ना यूपीएसआई के लिए, तो 28 एज, 28 का मतलब क्या होगा, लोक सेवक आपकी जो लोक सेवक बनने की आयु अधिकतम रखी गई वो कितनी रखी गई, 28 वर्ष। तो यानी कि 28 में क्या है आपका, लोक सेवक बताया था आपको। धारा 231 में मैंने क्या बताया था, 31 अनुच्छेद में क्या था, संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पर क्या है, संपत्ति क्या होगी, मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति होगी संपत्ति। तो मैंने बताया था मूल्यवान प्रतिभूति किसमें होगा, धारा 231 में। इसका मैंने बात धारा 236 और 237 पढ़ाया था। ठीक, 236 में देखो क्या है, 36 का मैंने बताया था कि 36 के 36 गुण मिलते हैं तब क्या होता है, लाभ होता है, यानी सदोष लाभ। सदोष लाभ का मतलब क्या है कि दोष मतलब एक प्रकार से कोई क्राइम करके कोई फायदा उठाना। ठीक है, और 237 में क्या है, सदोष हानि, यानी कि अपराध की नियत से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, 237। तो ये सारी धाराएं हमारी 2 वाली होगी। अध्याय हमने क्या कर लिया, अध्याय 1 की धारा मैंने पढ़ ली। अब अध्याय धारा, अब हम लोग बात करते हैं अध्याय 2 की जो धारा 4 और 11 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके में क्या क्या है देखिए समझिएगा। देखिए धारा 4 में मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि धारा 4 में दंड का प्रावधान है कि कितने प्रकार के दंड होंगे। मैंने बताया तो पहले 5 प्रकार थे, अभी एक प्रकार और बढ़ा दिया गया, छठवां कौन सा, सामुदायिक सेवा, याद रखिएगा। छठवां ये किसमें ऐड किया गया है, बीएनएस में, बताया था मैंने आपको। और ये किसमें चला गया है, आपको मैंने बताया धारा 4 की प्रावधान बताया था पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में भी धारा 4 में क्या है, दंड की बात की गई है। ठीक, दंड कितने प्रकार के होंगे आपके, 6 प्रकार के हैं। छठवां नया कौन सा जोड़ा गया, सामुदायिक सेवा जोड़ा गया। इसके बाद धारा 11 की बात करते हैं। देखिए 11 में क्या, एकांत परिरोध है, एकांत परिरोध है। एकांत परिरोध से लास्ट ईयर सवाल बना था, और इस साल सवाल आपका सजा से बन सकता है। सामुदायिक सेवा जो सजा जोड़ी गई है उससे सवाल बनने की संभावना है। और जो मैंने पहले क्लास में पॉइंट आपको बताए सारे, क्या क्या जोड़ा गया, क्या क्या हटाया गया, इनसे एक ना एक सवाल पक्का बनेगा, श्योर है। मूल मैं इसमें जो है बीएनएस या बीएनएसएस में इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये अभी नया नया कानून आया है, तो इससे धाराएं बनने की संभावनाएं बनती हैं, इससे सवाल बनने की संभावनाएं बनती हैं, इसलिए मैं आपको ये क्लासेस आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से थोड़ा। तो देखिए एकांत परिरोध क्या है, मैंने बताया था एकांत परिरोध अधिकतम 3 माह तक दिया जा सकता है, एक बार में अधिकतम 14 दिन तक का दिया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए वहाँ मैंने क्राइटेरिया बताई थी आपको कि अगर 3 महीने से ज्यादा सजा हो या 1 साल से 6 महीने की सजा हो तो 1 माह से 6 माह की सजा हो तो 1 माह का एकांत परिरोध, 6 से 1 साल की हो तो 2 माह का एकांत परिरोध, और 1 साल से अगर ऊपर हो तो 3 माह का क्या होगा, एकांत परिरोध दिया जा सकता है। यानी अधिकतम कितना दिया जा सकता है, 3 माह। ठीक है, लेकिन लगातार का मतलब 3 माह मतलब पूरी सजा में 3 माह का, और लगातार कितने दिन तक दिया जा सकता है, 14 दिन तक दिया जा सकता है लगातार। अगर यही कहते कि सजा जो है 1 साल से ऊपर है, कितने, 1 साल से ऊपर है, तो अधिकतम एक बार में 7 दिन दिया जा सकता है। ठीक, ये सारे प्रावधान मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं बाकायदा, आप जाके पिछली क्लासेस में पढ़िए जाके चीजों को, इनको अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक किस पे आके, हमने धारा 11 पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अध्याय 3 में। देखिए अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे 14, 15, 16, 18, 20, 21। देखिए अध्याय 3 में क्या दिया है, ऐसे चीजें दी हुई हैं जो क्राइम नहीं है, या मान लीजिए साधारण अपवाद जिसे कहते हैं, वो चीजें किसमें दी है, अध्याय 3 में। तो हम धारा 14 को पढ़ते हैं पहले। 14 में ये दिया गया है, विधि द्वारा अबाध्य होकर तथ्य की भूल पर किया गया कोई कार्य क्या है, अपराध नहीं होगा। एक चीज अब हमेशा याद रखना कि लैंग्वेज से अगर सवाल बनते हैं तो लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से समझिए कि वो क्या रहा है। तथ्य की भूल यानी कि फैक्ट की भूल, और यदि कहते हैं विधि की भूल, तो विधि की भूल अपराध है लेकिन तथ्य की भूल अपराध नहीं है। तथ्य की भूल का मतलब जैसे क्या है कि मुझे न्यायाधीश ने कहा कि तुम जाओ बी को पकड़ लो,
और मैं पूरा तरीके से निश्चित था कि ये व्यक्ति बी ही है और मैं गलती से ए को पकड़ लाया, तो ये क्या है, तथ्य की भूल है। ठीक है। विधि की भूल ये हो जाती है कि अगर जो हमारी गिरफ्तारी के जो कानून बने हुए हैं, जिस प्रावधान में हम गिरफ्तारी करते हैं, उस पर हट के हम कोई काम करते हैं, उन कानूनों को न मान के उनकी अवहेलना करते हैं, तो ये क्या है, विधि का जो है भूल है। तो विधि की भूल क्षम्य नहीं है, उसमें दंड है, लेकिन तथ्य की भूल क्या है, क्षम्य है। तो धारा 14 क्या कहता है, विधि द्वारा अबाध्य होकर तथ्य की भूल में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा। इसमें मैंने बाकायदा बताया था, जनरल डायर का उदाहरण दिया था कि यदि कोई आपका वरिष्ठ अधिकारी आपको आदेश दे कि गोली चला दो आप, तो आप गोली चला देते हैं, तो आप किसकी, वरिष्ठ अधिकारी की बात मान रहे हैं, यानी आप विधि द्वारा क्या है, बाध्य हैं, इस कार्य को करने के लिए क्या है, विधि द्वारा बाध्य हैं। ठीक है। तो ये क्या है, आपका अपराध नहीं होगा। पिछली क्लास आप देखिएगा अच्छे से। फिर मैंने धारा 15 बताया था। धारा 15 में क्या है, न्यायाधीशों के जो कार्य है, न्यायाधीश जो होते हैं हमारे, उनके जो कार्य है वो इसमें क्या होता है, क्या वो अपराध नहीं होंगे। जैसे न्यायाधीश किसी को मृत्युदंड की सजा दे देता है, तो वो क्या होगा, अपराध नहीं होगा। ठीक है। अब हम धारा 16 बताते हैं। 16 में क्या है कि न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के पालन करने में अगर यदि कोई कार्य किया जाता है, वो तो क्या है, वो दंड नहीं होगा। जैसे कोई जल्लाद है, आप चीजों को एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो और आसानी से याद रहेंगे। जैसे कोई जल्लाद है, वो न्यायाधीश के आदेश पे किसी को फांसी दे रहा है, ठीक है, न्यायाधीश के आदेश पे किसी को फांसी दे रहा है, तो वो क्या है, अपराध नहीं कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं धारा 18 की। धारा 18 में देखिए क्या है, धारा 18 हमारी ये कहती है कि मान लो सपोज करो हम कोई कार्य कर रहे हैं, जो हम एक विधि सम्मत कार्य कर रहे हैं, यानी कि हम गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं उस काम को करने में, उसके बाद भी उससे दुर्घटना हो जाती है। जैसे मान लो हम कोई पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, सूखा पेड़, कोई लकड़ी काट रहे हैं, मान लो कुल्हाड़ी टूट के किसी व्यक्ति को लग जाए, वो मर जाए, या मान लो सपोज करो हम घर बनवा रहे हैं, हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं घर बनाने में अपना, अचानक क्या हो, छत से दीवार गिर जाए, कुछ भी हो जाए, मान लो इनके ईंट गिर जाए नीचे और कोई व्यक्ति मर जाए, तो ऐसे में क्या ये कृत्य क्या है, अपराध नहीं माने जाएंगे। और ये क्या कहते हैं, बता रहे हैं कि मतलब एक प्रकार से जो विधि सम्मत कार्य है वो, और कहते हैं आपके एक प्रकार से जो है पूरी सावधानी के साथ किए गए कृत्य, इसमें क्या है, और पूरी सावधानी से किए गए कृत्यों में यदि कोई घटना घटती है तो वो क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। कौन सी धारा कहती है, 18 कहती है। ठीक। अब 18 के बाद 20, 21, 22 और 31 समझते। देखिए 20 हमारी ये कहती है कि 7 साल के बच्चे द्वारा किए गए कार्य क्या है, अपराध नहीं होगा। 21 हमारी ये कहती है कि 7 से 12 साल के बच्चा, 7 से 12 साल का यदि कोई बच्चा है और वो परिपक्व नहीं है पूरी तरीके से, तो उसके द्वारा अपराध किया गया अपराध क्या होगा, मतलब उसके द्वारा कोई किया गया अपराध नहीं माना जाएगा एक प्रकार से। ठीक है। यदि कोई वो घटना कार्य करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक। धारा 22 ये कहती है पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य, यदि पागल व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। पागल या विकृत व्यक्ति जो है वो यदि कोई कृत्य कर रहा है तो वो क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। यहाँ से समझ में आ गई आपको। इसका हम लोग बात करते हैं धारा 31। धारा 31 ये कहती है सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना अपराध नहीं होगा। सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना क्या हुई, जैसे किसी डॉक्टर ने जाके कहा किसी महिला से कि आपका लड़का एक्सपायर हो गया, आई एम सॉरी, हम नहीं उसको बचा पाए, और उस महिला को ये बात सुन के हार्ट अटैक आ गया अचानक और वो महिला खत्म हो गई, तो डॉक्टर यहाँ किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। तो वो धारा कौन सी कहती है, हमारी 31 कहती है क्या है, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना अपराध नहीं मानी जाएगी। तो ये धारा अध्याय हम लोग 3 समझ चुके हैं। अब अध्याय 4 की बात करते हैं हम लोग। देखिए अध्याय 4 क्या कहता है, अध्याय 4 जो है हमारा, अध्याय 4 में धारा 34, ये हमारा प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार है। इसमें किसमें, अध्याय 4 में प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार क्या होता है, हमने पिछली क्लास में अच्छे समझ लिया है। शरीर और संपत्ति के संबंध में हमको प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार दिया जाता है कि हम किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। ठीक है। और ये में राइट दिया गया, ये अपराध नहीं होगा, लेकिन साबित आपको करना पड़ेगा ये चीज। तो धारा 34 का कहती है प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार की बात करती है। धारा 35 हमारी जो कहती है शरीर एवं संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार की बात करती है। धारा 37 हमारी ये कहती है कि प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार किन किन मामलों में नहीं होगा। तो मैंने 3 मामले बताए थे जहां आपको ये लगे कि हमें ये मतलब हमारी मृत्यु कारित नहीं होगी, अगर सामने वाला कोई हमला कर रहा है उससे हमारी मृत्यु नहीं होगी,
या हमें गौरवपति नहीं प्राप्त लगेगी, या हम लोक सेवक की सहायता ले सकते हैं, तो ऐसे मामलों में क्या है, हमें प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। धारा 38 मैंने बताया था, 38, 39 और 40 तीनों में चीजें वही हैं जो धारा 41, 42 और 43 में है, बस सिर्फ एक शब्द का अंतर। देखो 38 में ये कहता है शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार में हम कब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार में मैंने बताया कब मृत्यु कारित कर सकते हो, जब आपके ऊपर एसिड से अटैक किया जा रहा हो, या आपके ऊपर एसिड से अटैक करने का प्रयत्न किया जा रहा हो, यानी कि हमला पर। दूसरा, यदि आपके साथ बलात्कार की कोई घटना हो रही है तो आपके साथ ये प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार आपको अपने लिए भी प्राप्त है और कोई अन्य व्यक्ति है तो उस पर भी प्राप्त है। मान लो सपोज करो किसी महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है, आप देख रहे हो, तो आप अगर उसमें कहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हो तो ये अपराध नहीं है, लेकिन साबित आपको करना पड़ेगा, बस ये है। ठीक है, तो क्या हुआ बलात्कार के मामले में, ये अप्राकृतिक मैथुन के मामले में। ठीक है, 3 चीजें ये होगी। इसके अलावा कोई गौरवपति ऐसी कारित किया जिसमें लगे कि आपकी मृत्यु कारित हो सकती है। ठीक है, 4, या आपका सदोष परिरोध के मामले में। परिरोध का मतलब ये होता है कि आपको चारों तरफ से दीवार में बंद कर दिया और आप किसी की सहायता नहीं ले सकते हैं, आप वहीं के अंदर मर जाएंगे घुट के, इस मामले में आपको। इसके अलावा अपहरण व्यापहरण के मामले में आपको ये अधिकार प्राप्त थे। मैंने सारी बातें इसमें बताई थी धारा 38 में। 39 ये कहता है शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार आपको कब प्राप्त नहीं होगा, इसकी बात करता है। धारा 40 ये कहता है प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार कब स्टार्ट होता है और कब तक चलता है। तो ये स्टार्ट होता है जब खतरा शुरू हो तब से लेकर जब तक खतरा टल ना जाए तब तक चलता है। 41 सेम ये कहता है संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार। संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार में कब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हो, तो इसके बारे में मैंने बताया था। इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति आपके भवन को जो है विस्फोटक से उड़ा रहा है जहाँ आप रह रहे हो वहाँ, उस मामले में घातक गृह अतिचार के मामले में कर सकते हो, या ऐसे मामलों में जैसे चोरी के मामला ही है, कोई अगर मान लो आपको ये पता चले कि सामने वाला व्यक्ति जान गया है कि मतलब इसने मुझे देख लिया, पहचान लिया है, ये मृत्यु मेरी कारित कर सकता है, ऐसे मामलों में। तो ऐसे सारे मैंने मामले इसमें 41 में बताए थे। ठीक है, 42 ये कहता है, जो इसमें कहता है सेम वही कहता है कि संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार में मृत्यु से भिन्न कोई कार्य करना है, यानी हाथ पैर तोड़ देना या कुछ भी करना, सर फोड़ देना, लेकिन मृत्यु कारित नहीं करना। 43 ये कहता है कि संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार कब शुरू होगा और कब तक चलेगा, ये कौन कहता है, 43 कहता है। ठीक है, तो ये धाराएं हमारी अध्याय 4 खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अध्याय 5 की। देखिए अध्याय 5 में क्या है, दुष्प्रेरण की बात की गई। इसमें किसकी, दुष्प्रेरण की बात की गई। ठीक है, अब और आपराधिक षड्यंत्र की बात की गई, 2 चीजों की बात इस अध्याय में की गई। तो धारा ये 45 कहता है दुष्प्रेरण को इसने बताया हो, दुष्प्रेरण को एक प्रकार से परिभाषित किया। धारा 46 क्या कहता है, दुष्प्रेरक, यानी कि जो दुष्प्रेरित करता है लोगों को, यानी कि दुष्प्रेरण फैला रहा है उसको दुष्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, तो दुष्प्रेरक की बात की गई। 47 में ये कहा गया कि मान लो सपोज करो पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ कोई घटना घटित हो और उसकी खबर क्या है कि हिंदुस्तान में फैला जाए कि देखो वहां पे ऐसा हुआ है, यहाँ पे मुसलमानों को मारो या ऐसा करो वैसा करो, यानी कि किसी भारत के बाहर किसी अपराध का दुष्प्रेरण कहाँ पे करना, भारत के अंदर करना। तो ये क्या होगा, धारा 47 का दंड है। ठीक है, धारा 48 ये कहता है भारत के अंदर, मान लो सपोज करो भारत के अंदर किसी मुसलमान के साथ कोई घटना घटित हो जाए, कोई अपराध हो जाए और उसका दुष्प्रेरण पाकिस्तान में करना, बांग्लादेश में करना, अदर कंट्रीज में करना, देखो मुसलमानों के साथ वहां पे ऐसा हो रहा है, आप यहाँ हिंदुओं के साथ ऐसा करो। तो ये क्या, भारत के बाहर दुष्प्रेरण के लिए दंड किसमें, धारा 48 में है। ठीक है, इसके बाद धारा 55 ये कहती है कि मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय अपने अपराधों का दुष्प्रेरण। कौन कहता है दुष्प्रेरण, धारा 55। धारा 59 क्या कहती है, इसमें मैंने बाकायदा एग्जांपल दिया था, छंगूर बाबा वाला एग्जांपल दिया था, आपको याद हो, विधर्मांतरण वाला एग्जांपल था वो मैंने दिया था। धारा 59 ये कहता है कि जैसे मैं लोक सेवक हूँ, मुझे भर्ती इसलिए किया गया कि मैं ये अवैध कार्य, अवैध अपराधों को रोकूं मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, उन अवैध अपराधों को रोकने की बजाय उनको क्या कर रहा हूँ, छिपा रहा हूँ। ठीक, यानी कि जिन अपराधों को रोकने के लिए मेरा जो कर्तव्य है उनको मैं छिपा रहा हूँ, तो उसके लिए दंड किसमें किया गया, 59 में किया गया है, ये मैंने बताया था आपको। 61 में क्या है,
आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, तो ये पूरा हमारी क्लास 7 क्लास 8 का क्या होगा, रिवीजन हो गया। अब हम लोग आज की क्लास में पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम लोग आज की क्लास में बात करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महिलाओं और बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, धारा 63 से लेकर 99 तक। और अध्याय कौन सा है, छठवां अध्याय है आपका, छठा अध्याय है। ठीक है, कौन सा अध्याय है, छठा, महिलाओं और बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, धारा 63 से लेकर 99 तक। तो देखो धारा 63 में क्या बताया गया है, बलात्संग को परिभाषित किया गया है। बलात्संग में बहुत सारी चीजें दी गई हुई हैं, मतलब उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें दिया गया है कि यदि कोई अपने शरीर का कोई पार्ट, या मान लीजिए लिंग, मुख मार्ग, गुहा, गुदा, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें बताई हुई हैं सारी। ठीक है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि बलात्संग की परिभाषा किसमें दी गई है, धारा 63 में। और 64 में क्या है, बलात्संग के लिए दंड है। यानी धारा 76 की जगह 376 जगह कौन सी बन गई है, 63 बन गई है। सॉरी, 376 जगह कौन सी बन गई, 64 बन गई है। क्योंकि जो 376 थी, जो धाराएं लगती हैं, कहते हैं कि ये धारा इसके ऊपर लग गई, वो परिभाषा की धाराएं नहीं लगती, वो दंड की धाराएं लगती हैं। याद रखिए, 302 जो है वो मृत्यु का दंड है, मृत्यु कारित करने पे दंड है, तो दंड की धाराएं लगती है हमेशा। परिभाषा की धाराएं कहीं नहीं लगती किसी के ऊपर, हमेशा कौन सी धारा लगती है, दंड की। यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है, उसके ऊपर धारा कौन सी लगेगी, 64 लगेगी, ना कि 63। 63 में परिभाषा दी गई कि बलात्कार क्या है, तो 64 में क्या है, बलात्कार के लिए दंड। दंड कितना वर्ष है, 10 वर्ष से आजीवन कारावास। देखिए, आजीवन कारावास का मतलब होता है 20 वर्ष तक का कारावास। ठीक है, इसको आजीवन कारावास मानते हैं। अगर वो कह रहा है आजीवन कारावास, तो 20 वर्ष तक का कारावास। ठीक है, अगर उसने बोल दिया है कि मतलब जब तक उसकी मृत्यु कारित नहीं हो जाती तब तक वो जेल में ही निरुद्ध रहेगा, वो भी आजीवन कारावास है। लेकिन साधारणतः कौन सा कारावास माना जाता है, आजीवन कारावास 20 वर्ष का। ठीक है, याद रखनी है आप लोग। लास्ट टाइम ये सवाल पूछा गया डायरेक्ट ऐसे ही। हम लोग बात करते हैं, धारा 63 का होगा बलात्संग की परिभाषा, धारा 64 का होगा दंड कितने वर्ष का, 10 से आजीवन कारावास। धारा 65 क्या कहता है, कतिपय अपराध में दंड। कतिपय मतलब इसमें यह है कि जैसे 12 वर्ष की कोई महिला है, उसके साथ यदि कोई अपराध हो रहा है, तो ऐसे मामलों में दंड की बात की गई है। और इसमें कितना दंड है, 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का यहाँ मतलब है कि जब तक उसका जीवन समाप्त न हो जाए तब तक वो कहाँ रहेगा, जेल में रहेगा। ये कौन सी धारा कहती है, ये आपकी कहती है 65। ठीक है, 65 के बाद धारा 66। धारा 66 ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति की कोई पीड़िता, उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो पागल या विकसित हो जाती है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किसमें, 66 में। यदि किसी पीड़िता की, बलात्संग की पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, या वो पागल या विकसित हो जाती है, तो उसके लिए दंड किसमें, धारा 66 में। धारा 68 में होता है प्राधिकार के लिए मैथुन। प्राधिकार का मतलब होता है, जैसे मैं लोक सेवक हूँ, या मान कोई डॉक्टर वो लोक सेवक है, उसके अधीन कोई व्यक्ति है, या मान लीजिए मेरे कोई अधीन व्यक्ति है, यदि मैं उनके साथ मैथुन करता हूँ प्रकार से, जैसे आपने अक्सर सुना होगा जाके कि जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो सीनियर कर्मचारी के खिलाफ कंप्लेन करती है कि साहब फला फला व्यक्ति ने मेरा यौन शोषण किया है, या मेरे साथ मतलब बलात्कार किया है मेरा। ठीक है, तो ऐसे मामलों में क्या है, ऐसे मामलों में प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन करने के लिए दंड का प्रावधान किसमें किया गया, धारा 68 में। धारा 69 मैंने पढ़ा था आराम से बाकायदा प्रॉपर अभी, कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके, साधनों का प्रयोग करके मैथुन करता है। इसमें मतलब ये था कि यदि कोई व्यक्ति आपको शादी के झूठे सपने दिखाता है, मैंने 69 धारा देखी उसमें पढ़ा था आपका। ठीक है, इसमें पढ़ा था देखिए 69। यदि कोई व्यक्ति आपको शादी के झूठे सपने दिखाता है, सफेद करता है, ठीक, उसके बाद क्या है कि आपका एक प्रकार से आपके साथ फिजिकल होता है, उसके बाद वो मना कर देता है कि उनके साथ शादी नहीं करेंगे, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किसमें, धारा 69 में किया गया है। ठीक है, 69 में कितने वर्ष की सजा है, 10 वर्ष की सजा है। याद रखिएगा आप लोग, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये नया एड ऑन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रावधान की बात करते हैं, धारा 70 सामूहिक बलात्कार के लिए दंड। कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष से लेके आजीवन कारावास का। जो अभी हमारा धारा किसमें था, 66 में था, वही सेम, सॉरी 66 में 65 में जो था वही सेम 70 में भी है। मृत्यु 20 वर्ष से लेके
आजीवन कारावास तक। तो धारा किसमें? 70 में। धारा 72 क्या है? पीड़िता की पहचान प्रकटीकरण करना। आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है भाई, और पुलिस वाले भी है तो मिला के एक प्रकार से वो ये नहीं जानते हैं कि ये अपराध है कि नहीं। बहुत सारे मामलों में जैसे किसी का पीड़िता है, कोई बलात्कार की पीड़िता है या मान लो कोई ऐसे अपराध की पीड़िता है जिससे उसकी लज्जा भंग हो सकती है। अगर समाज में मान लो एक मैसेज जाएगा कि इसके फला सब ये हो गया है, तो उसका समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मामलों किसी व्यक्ति का वीडियो बना के वायरल कर देते हैं या मान लीजिए ऐसी उसकी पहचान प्रकट कर देते हैं, तो ऐसे मामलों में क्या होगा? आपको दंड होगा। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, और जुर्माना होगा। ठीक है, यानी कि पीड़िता की पहचान को प्रकटीकरण करना क्या है? दंड है। एक यूपी कॉप करके एप्लीकेशन आता है, यूपी कॉप करके, उसमें आप लोग क्या है कि किसी भी थाने का कोई भी क्राइम देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी महिलाओं संबंधित क्राइम नहीं दिखाए जाते हैं। इसीलिए क्योंकि उनकी पहचान प्रकटीकरण करना क्या है? गैर कानूनी है। और धारा कौन सी कहती है? 72 कहती है। ठीक है, समझ में आ गया? 72। इसके बाद धारा 74, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग। ठीक, और ये किसमें? आपकी धारा 74 में। यानी कि उसकी लज्जा भंग करने के आशय से क्या है? उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कुल मिला के। इसके बाद अब इसको थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं। मान लीजिए सपोज करो किसी महिला का हाथ पकड़ना या नोचना या खींचना जबरदस्ती कि चलो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये वही चीज है। ठीक है, अगर वो अपने मतलब जो उसका इंटेंशन थी, यानी कि उसका बलात्संग करने की इंटेंशन थी, अगर वो कर देता है तो वो बलात्संग बन गया। अगर वो चीजें नहीं हो पाती तो वो क्या हो गया? स्त्री का लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग हो गया आपका। इसके बाद अगली बात करते हैं धारा 75, ये लैंगिक उत्पीड़न की बात करता है। लैंगिक उत्पीड़न का मतलब जैसे कि आप उससे कुल मिला के गलत कमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर गलत उससे बातें कर रहे हैं, या मान लो उसका मन नहीं है फिर भी आप जो है उससे फालतू के अननेसेसरी या उससे कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलो, ऐसा है वैसा, तुम्हें ये प्रलोभन देना, ये करना, ये किसमें आ गया? लैंगिक उत्पीड़न में आ गया। इसमें सजा कितनी है? 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 76। देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हो। पहले क्या होती थी, जैसे गांव में महिलाएं क्या कहती थी, जो थोड़े वैसे टाइप के होते लोग, वो ये कहते थे कि अभी हम कपड़े फाड़ के चले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर 76 लगवा देंगे। तो कपड़े फाड़ने का मतलब क्या? निर्वस्त्र करना। वही किसमें? धारा 76 में कपड़े फाड़ना यानी निर्वस्त्र करना। किसमें? निर्वस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला। कितने साल की सजा है? 3 से 7 साल की सजा है। वैसे वो 76 इसके लिए नहीं कहती है, वो 76 कहती है 376 के लिए, लेकिन अब ये है 76। आप ठीक इससे याद रख सकते हो उससे कि कपड़े फाड़ के जाना मतलब 76 लगवाना। और ये कब है? क्या है? निर्वस्त्र करना। ठीक, अब 77 मतलब सी मतलब देखना। तो 77 धारा जो है दृष्टरतिकता से संबंधित है, यानी कि किसी को वैसे उस हिसाब से मान लो वो नहा रही है या मतलब उससे ऐसी स्थिति में है कि एक प्रकार से उसको ऐसी स्थिति में अगर आप देखते हो तो मिला के एक प्रकार से जो है उसकी लज्जा भंग होगी। तो दृश्य रतिकता के लिए दंड कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। ठीक है, धारा 78 ये है पीछा करना। आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीछा करते हैं आप, ठीक है, 78 आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीछा करते हैं आप, या मान लीजिए आप कैसे भी पीछा करते हैं ऐसे ही फॉलो करते हैं। अगर उस लड़की ने मना कर दिया कि आप मेरा पीछा मत करो, या मान लीजिए मतलब वो विरोध कर रही है इस चीज का, उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तो वो क्या है? अपराध है। किसके तहत? धारा 78 के तहत। ओके, अब धारा 80 दहेज मृत्यु ये मान लीजिए इंपॉर्टेंट धारा है। दहेज मृत्यु सजा कितनी है? 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक। ठीक है, और दहेज मृत्यु के लिए मैं चीजें आपको बताता हूँ क्या क्या इसके लिए होती है। देखिए पहली बात तो क्या है? शादी के 7 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? शादी के 7 साल के अंदर का मामला हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बताता हूँ। दहेज मृत्यु के लिए कुछ पॉइंट दिए जाते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है शादी के 7 साल के अंदर मृत्यु हुई हो, पहली पॉइंट ये कहता है। ठीक है, शादी के लिए 7 साल के अंदर उस महिला की मृत्यु हुई हो। दूसरा, मृत्यु अप्राकृतिक हो। मृत्यु कैसी हो? अप्राकृतिक हो। अप्राकृतिक का मतलब समझ रहे हो
कि उसकी मृत्यु बीमारी से ना हुई हो, या मृत्यु उसकी ऐसे ना लग रही हो कि जैसे मान लो कुछ लोग बीमारी से खत्म हो गया या उसने अपनी पूरी उम्र काट ली हो। तो मृत्यु कैसी हो? अप्राकृतिक हो। अप्राकृतिक का मतलब जैसे कि मान लीजिए फांसी लगा लगा के मारा गया हो, या मार के मारा गया हो, या काट दिया गया हो किसी चीज से, ऐसी अप्राकृतिक मृत्यु हो उसकी। ठीक है। और 7 साल के अंदर हो अप्राकृतिक मृत्यु हो। तीसरा, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता की जा रही हो पूर्व में, यानी उसकी मृत्यु से पहले उसके साथ यदि ऐसा कहा किया जा रहा हो। जैसे आप जब भी कभी कोई मुकदमा देखेंगे दहेज का, तो उसमें ये लिखा जाता है दहेज मृत्यु वाले में, उनके जो फैमिली वाले ये लिखवाते हैं कि साहब जो है मैंने 5 लाख रुपए नगद और 1 4 पहिया गाड़ी दी थी, उसके बाद इन लोगों का पेट नहीं भरा, ये तब से शादी से लेकर अब तक जो है पैसे की मांग करते थे, पैसों की मांग को लेकर हमारी मतलब लड़की को आए दिन मारते थे, कूटते थे, घर से भगा देते थे। तो यानी कि उसके साथ पहले क्रूरता हो रही हो दहेज को लेकर। ठीक है। तो ये सारे प्रावधान किसमें है? इसमें आपके दहेज मृत्यु वाले। क्या? शादी के 7 साल के अंदर मृत्यु हो, मृत्यु अप्राकृतिक हो, मृत्यु से पूर्व जो है उसको पूर्व टाइम में उसके पति द्वारा या उसके परिवार वाले, पति के परिवार वाले द्वारा या नातेदारों द्वारा उसे दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया जा रहा हो। ठीक है। तो ऐसी मृत्यु क्या होगी? दहेज मृत्यु कहलाएगी। सजा कितनी? 7 वर्ष से 10 वर्ष तक। अब धारा 82 द्विविवाह, यानी कोई व्यक्ति अपने मतलब कोई यदि पति है वो अपनी जीवित पत्नी होते हुए दूसरी शादी करता है बिना तलाक लिए कानूनी तौर पे, तो ये दंड है। कोई पत्नी अपने पति को होते हुए दूसरी शादी करती है बिना तलाक लिए, तो ये भी क्या है? प्रकार का दंड है। इसमें सजा कितनी है? 7 वर्ष की। द्विविवाह की सजा कितनी है? 7 वर्ष की। किसमें? 82 में, 82 में है। ठीक। तो हम लोग आगे बात करते हैं घरेलू हिंसा। देखिए घरेलू हिंसा किसमें परिभाषित किया गया है? सॉरी, किसमें सजा दी गई है? धारा 85 में। किसमें? धारा 85 में क्या है आपका? घरेलू हिंसा 85 में। इसमें सजा कितनी है? 3 वर्ष तक की सजा व जुर्माना। किसमें? 85 में। इसके बाद धारा 86 में क्या बताया गया? क्रूरता। ठीक। और ये क्रूरता जो है ये इसी परिभाषा है। धारा जो घरेलू हिंसा है इसको एक प्रकार से क्रूरता ही माना जाता है। इसमें दंड आपको पहले दे दिया गया, परिभाषा आपकी बाद में दी गई है। ठीक है। तो धारा 85 में क्या? घरेलू हिंसा या घरेलू क्रूरता, और ये किसके द्वारा की जाती है? पति या पति के नातेदारों द्वारा महिला के साथ की जा रही होती है। जो महिला होती है पीड़िता, उसके साथ की जा रही है। और घरेलू हिंसा में क्या है कि जरूरी नहीं कि विवाहित महिला ही है, अविवाहित महिलाएं भी आती हैं। जैसे मान लीजिए किसी की बहन है, उसके मतलब भाई उसको मार पीट रहे हैं, माँ है, वो भी घरेलू हिंसा में आ जाएगी, वो भी पीड़िता कहलाएगी इसमें। तो धारा 86 क्या है? क्रूरता को क्या करता है? परिभाषित करता है। ठीक है। परिभाषित करता है। जहां आपकी परिभाषाएं या डेफिनेशन जरूरी होंगी, जहां किसी धारा की जरूरत होगी पूरा एक्सप्लेन करना, वहां मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसको अच्छे से। ठीक है। अब धारा 88 क्या कहता है? 88 गर्भपात। क्या कहता है? गर्भपात की बात करता है, यानी कि किसी भी स्त्री का क्या करना? गर्भपात करवाना। 89 जो धारा उसमें ये है कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात करवाना, ये बताया गया है। धारा 98 जो है बालकों से ग्रस्त व्यक्ति। आपने शायद एक हेल्पलाइन नंबर पढ़ी हो 1098। 1098 किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। तो आप 98 से याद रख लो। 98 धारा में क्या है? बच्चों से वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों का प्रयोजन करना या बेचना, उनको ले जाना। ठीक है। वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए क्या करना? बालकों को बेचना। किसमें है? 98 में। धारा किसमें? 98 में है। ठीक है। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया आज की क्लास का। कौन कौन सी धारा है? 63 बलात्संग परिभाषित किए गए। 64 बलात्संग के लिए दंड 10 से लेकर 20 वर्ष तक। 65 फिर तुम्हारा 65 में कतिपय अपराधों के लिए दंड है। जैसे 12 साल से कम उम्र की महिला को ये इसके साथ बलात्कार होता है तो उसके लिए दंड है 20 वर्ष से, ये मान लीजिए आजीवन कारावास तक, ठीक, जब तक वो मर नहीं जाता है। 66 में क्या कहा गया? बलात्संग के मामले में किसी की मृत्यु कारित कर देना या उसे विकृचित कर देना, उसके लिए दंड की प्रावधान की गई। 67 में क्या गया? 67 नहीं है, 68 में क्या कहा गया? प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन करना, यानी प्राधिकार मतलब लोक सेवक द्वारा किसी, जैसे मैंने डॉक्टर है उसके अधीन कौन? नर्स है। जैसे मतलब दरोगा जी उनके अधीन सिपाही है, या मानो कोई तुम्हारे अधीन कैदी आता है, या मानो कोई मरीज डॉक्टर के अधीन आता है, या मान लो किसी के कोई अधीन व्यक्ति हो तो उसे बोलते हैं प्राधिकार व्यक्ति, उसके साथ मैथुन करना।
एक प्रकार से उसको प्रलोभन देकर के तो हम तुम्हारा मतलब वो प्रमोशन कर देंगे, या किसी प्रकार से लालच देके उसको जो फंसाना कुल मिला के एक प्रकार से वो मैथुन करना किसमें आएगा, धारा 68 में आएगा आपका। ओके, उसके लिए धारा 69 10 वर्ष की सजा। मैंने बताया था कि शादी का झांसा देकर, ये अभी नया जोड़ा गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि शादी का झांसा देकर यदि किसी महिला के साथ में यदि शोषण होता है उसका, मतलब यदि कि बलात्कार उसके साथ होता है तो वो किसमें दंड है, सॉरी उसमें वो किसमें दंड है आपका, धारा 69। बलात्कार नहीं, मैथुन होगा। बलात्कार का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करके, मैथुन का मतलब होता है कि उसको झूठे सपने दिखा के एक प्रकार से करना कोई चीज, मतलब उसकी सहमति होती है, लेकिन वो सहमति कैसी होती है, एक प्रकार से वो व्यक्ति सहमति इस आधार पर देता है कि मुझे ये फायदा मिल जाएगा, ये चीजें होंगी, या मैं इससे शादी कर लूंगा। एक प्रकार से सब सहमति ऐसी होती है जो झूठे तरीके से एक सहमति दी गई हुई होती है। तो ये हो गया 70 सामूहिक बलात्कार, कितने 20 वर्ष से आजीवन कारावास। 72 पीड़िता की पहचान प्रकट करना, कितने साल की सजा, 2 वर्ष की सजा मिलेगी। 74 महिला की लज्जा भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग, ठीक है। 75 लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, कितने वर्ष, 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों। इसके बाद धारा 76 बताया कपड़े फाड़ के चले जाना, निर्वस्त्र हो जाना, कितने साल की सजा, 3 से लेकर 7 साल की सजा। इसके बाद धारा 77 सी से याद रखो, दृश्य रतिकता, सी मतलब देखना 77 में। और इसके बाद बात करते हैं 3 वर्ष की सजा, धारा 78 मतलब पीछा करना, फॉलो करना, ठीक है। और इसके बाद धारा 80 मतलब दहेज मृत्यु, कितने वर्ष की सजा, 7 वर्ष की। दहेज मृत्यु क्या क्या आता है, शादी के 7 साल के अंदर प्राकृतिक मृत्यु हो और मृत्यु से पहले उससे दहेज की डिमांड की जा रही हो, ठीक है। इसके बाद धारा 82 दूसरा विवाह, कितने साल की सजा, 7 साल की। 7 फेरे लेते हो ना, अगर दोबारा लोगे तो कितने साल की सजा हो जाएगी, 7 साल की, ठीक है। इसके बाद 85 घरेलू हिंसा, ठीक है, कितने वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा। 86 क्रूरता को परिभाषित किया गया है। इसके बाद 88 गर्भपात। 89 वेश्यावृत्ति प्रयोजन के लिए बच्चों का बेचना। 98 1098 से याद रखो, हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। तो 98 में हम शिकायत करेंगे नहीं करेंगे जो बच्चों को बेचा जाएगा, तो ये किसमें, धारा 98 में। तो ये आज की क्लास हमारी मूल विधि की पूरी खत्म हो गई। महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो लैंगिक अपराध है वो इसमें बताए गए। इससे पहले हमने धारा क्लास 7 का क्लास 8 का रिवीजन किया, अगर आप लोगों ने ना पढ़ी हो तो क्लास 7 और 8 पढ़ लीजिए। मैं धाराएं इसलिए बीएनएस की और इसकी पढ़ा रहा हूँ, बीएनएस की ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बीएनएसएस की कुछ धाराएं हैं और बीएसए तो पढ़ना ही नहीं। एक प्रकार से तुम्हारा जो आप लोग जब देखेंगे जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें बीएसए का जिक्र ही नहीं किया गया कहीं पर, ठीक है। तो बीएसए भी पढ़ना ही नहीं है। बीएनएसएस की कुछ धाराएं हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा 30-40 धाराएं पढ़नी है। इसकी लगभग 80-90 के आसपास या 100 के आसपास धाराएं इसकी पढ़नी है। ये हम सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये अभी नया कानून आया है, अभी हाल फिलहाल में आया, 1 साल पहले ही जस्ट लागू हुआ है, तो इससे पूछने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी। इसकी वीडियो की नोट्स जो हैं इसके क्लास के वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और अगर पूरी मूल विधि मैं ऐसे ही करके जो आपको धीरे धीरे पर करके पूरी खत्म करा दूंगा। और मेरे मतलब वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू।